तो आई थिंक वो जो इस वक्त जो जो कहा जा रहा है ना कि एक डब्बा है, उसके अंदर नरेंद्र मोदी ने कूदा है, ऊपर से डब्बा बंद करके अंदर बैठ गया। अब क्या करेगा, डब्बा खोल कर निकलता है तो बाहर वहाँ बुलेट्स आर फ्लाइंग, पॉलिटिकल बुलेट्स, और अगर बीच में बैठा रहता है तो सांस घुट जाएगा। सो आई थिंक देयर इज अ सीरियस इशू विद नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है, और इस तबसरे के दौरान आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN को जब याद किया, तो लोकल पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे वापस एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब ओकाड़ा से डॉक्टर गुलरेज डॉक्टर नजम सेठी साहब से क्या जानना चाह रहे हैं? एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है ये तो नून लीग का भी हमेशा पहले होता था, जैसे मतलब कि वो स्टेटमेंट ये ख्वाजा आसिफ जैसे बंदे ने दी हुई है, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी मतलब कि दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है वाले नारे लगवाए में अपने जलसों में और रायबंड वगैरह में जब ये होते थे ऑपोजिशन में। तो ये PTI को क्यों ज़रा सा भी ये एंटी स्टैब्लिशमेंट होने की वजह से सिर्फ जो है ना इतना अताब का निशाना बनाया जा रहा है? मतलब इसकी क्या वजह है कि PTI को मुसलसल 3 साल से किया जा रहा है? मतलब वो तो इतना सवियर बोलते भी नहीं है, मतलब बोटियां नोच लेंगे वाली जैसी स्टेटमेंट जो वजीर दिफा की है, वो तो मतलब ऐसी कभी बात नहीं की, मेरा ख्याल में किसी ने भी ऐसे नहीं बात की। तो इसकी क्या वजह समझ में आती है, कोई आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप माजरत के साथ थोड़ी सिलेक्टिव मेमोरी है। खान साहब ने जो बातें कही हैं और जो PTI ने जो जिस किस्म की एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें की हैं और हथियार इस्तेमाल किए हैं, वो मेरा ख्याल है तारीख़ में, मैंने 70 साल की पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे कभी चीज़ इसके करीब भी नहीं आती। ख्वाजा ने 1-2 दफ़ा मेरा ख्याल है गरजा है, एक आध दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने कोई बात की है, एक दफ़ा मुझे याद आता है आसिफ ज़रदारी ने भी बात की थी। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये बात करके तो फिर सॉरी करके और आगे बढ़ते हैं और फिर जाके जब ही पालन देते हैं और इन द मीन वाइल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर तब्दीली आ जाती है, नए चीफ आ जाते हैं तो ये नए चीफ के साथ गपशप मार के जब भी पाके बह जाते हैं। दैट्स वाई दे कीप कमिंग बैक। तो अब खान साहब तो बहुत आगे निकल गए ना। खान साहब के वो तो इल्ज़ाम जो है वो तो एक्चुअली बगावत का भी है ना। अगर आप शायद PTI के सपोर्टर हैं इसलिए आपका ख्याल है कि नहीं वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या आपने आपको आपने कन्विंस कर लिया, ऐसी बात नहीं है। PTI जो PTI ने किया है, ये मैंने ऐसी कभी चीज़ नहीं, जो गाली गलोच आपने की है PTI ने, जो खान साहब ने खड़े होके और बातें की हैं आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, एक्स आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी और करंट आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी एंड सो ऑन, तो ये तो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। तो कंपेयर नहीं कर सकते आप। वो एक आध दफ़ा पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी ने ख्वाजा साहब ने कह दिया, उसके बाद ख्वाजा साहब लेट गए, तो आप भी लेट जाए ना, तो क्या हो जाएगा? आप लेट जाए, सॉरी कर ले, माफ़ी मांग ले, भाई साहब माफ़ कर दो, असी तुहाडे नौकर हाँ, तो चलो गल अगे बढ़ती है। तुसी तो एक गल तो बाद दूजी गल ते आ जाते हो। तो ये आप प्लीज़ मेहरबानी करें, रिकॉर्ड को सही रखें कि आपने जो चौके छक्के मारे हैं, मेरा ख्याल है उसके कंपैरिजन में तो मियां नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने इक्का दुक्का ले लिया होगा और वो भी शायद रन आउट हो गए होंगे। अच्छा, ये डॉक्टर गुलरेज ये इसी से ये पॉइंट आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप बार बार कहते हैं कि अपने व्हाइट हॉर्स से नीचे उतरे, PTI को कहते हैं, वो कहते हैं कैसे नीचे उतरे? खान साहब इनविटेशन दे चुके हैं बार बार कि मैं बातचीत को तैयार हूँ। अब वो क्या करें? वो कहें कि मैं करप्शन को लीगल समझता हूँ, या फिर वो ये कहें 9 मई में मुझे फांसी दे दो। हुकूमत के पास ताकत है, तो हुकूमत अपने व्हाइट हॉर्स से नीचे क्यों नहीं उतरती? आप हुकूमत को क्यों नहीं कहते कि वो आगे बढ़ें और वो बातचीत करें? अच्छा जी, अब आप कह रहे हैं कि जी खान साहब तो व्हाइट हाउस से उतरे हुए नीचे, और वो कह रहे हैं हुकूमत जो है वो व्हाइट हाउस से नीचे उतरे, यही कह रहे हैं ना आप। और तो एक्चुअली सूरत हाल मेरा ख्याल है 2 हाथ से ताली बजती है। खान साहब कभी कहते हैं मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करूँगा। तो ये तो फिर खान साहब नहीं ना नीचे उतर रहे, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है हम तो है ही नहीं गेम के अंदर। गेम के अंदर तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से बात करें, आगे डिस्कस करें कि अगली इलेक्शन कब होगी, क्या होगा, पार्लियामेंट क्या आए। आप तो पार्लियामेंट में भी नहीं आते एंड सो ऑन। तो ये नहीं सही बात कि जी गवर्नमेंट तैयार नहीं है। देखिए इस वक्त कुछ 2-3 बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगे हुए हैं खान साहब के ऊपर। वन ऑफ दम इज़ ऑफ द 9 मई एंड मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। उसके लिए काफ़ी एविडेंस है और मेरा ख्याल है अगले 1 आध दिन में जनरल फैज़ को भी सज़ा हो जाएगी, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें निकलेंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बट चले, दूसरी बात यह है कि नेगोशिएशंस इसलिए आगे नहीं बढ़ती कि खान साहब को कोई ट्रस्ट नहीं करता। खान साहब इतने यू टर्न्स लेते हैं कि नोबडी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब के लिए तो सऊदी अरेबिया ने गारंटी दे दी थी ना, और आसिफ ज़रदारी ने तो अपनी गारंटी दे दी थी खप्पे पाकिस्तान। तो एंड सो ऑन। तो खान साहब
इज़ नॉट रेडी टू टॉक। वो कहते हैं मेरी बात होगी या किसी और की बात नहीं होगी। अभी एक प्रोग्राम मैं देख रहा था कि एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि खान साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके अगले दिन उन्होंने DGFIA और IB को बुला लिया और कहा कि ये लिस्ट है, ये लोग हैं, इनको पकड़ो, अंदर करो, इनके नीचे निकालो, इनके ऊपर क्या क्या, और जेलों में डालें इनको। तो खान साहब तो पहले दिन से इस किस्म की इंतकामी कार्रवाई शुरू करने वाले थे। और आखिरी पॉइंट आपका कि ये लोग तो सारे करप्ट हैं तो इन, और खान साहब तो बड़े साफ़ सुथरे हैं, इट्स नॉट द केस। हाँ, माजरत के साथ बिल्कुल ऑनेस्टली जो करप्शन KP में हुई है PTI ने की है, और जो करप्शन खान साहब की एक्सटेंडेड फैमिली ने की है, वो कुछ छुपी भी बात नहीं है। जो पंजाब के अंदर जो हो रहा था अंडर बुज़दार एंड द फ्रेंड्स ऑफ द बेगम, अब रहने देना इस बात को। जो बात तस्लीम करने वाली होती है, अगर आप वो तस्लीम कर लें तो बात आगे बढ़ती है। अगर आप वही नहीं तस्लीम करते और ये कहते हैं जी ये तो चोर थे, असी साफ सुथरे स्नो वाइट ना, तो ऐसा काम नहीं चलता। अगर आप होते तो शायद थिंग्स माइट हैव बीन बेटर, बट योर गवर्नमेंट, PTI गवर्नमेंट हैज नॉट बीन लाइक दैट। PTI government was a bad government for 4 years and it was a corrupt government, and Punjab was and KP were the sources of corruption. तो इसलिए ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर। ये कांट से जी मैंने तो पता ही नहीं सी की हो रहा है, मेरे यार दोस्त करते पे सन, मेरी बीवी दी यार दोस्त करते पे सन, वो जो चीफ मिनिस्टर में लगाया सी जिन्होंने असी क्या सारे ने क्या कड्डो है तो करप्शन हो रही है, और नहीं जी उन्हें मैं नहीं कटना। दिस इज नॉट ऑन ना, बी फेयर। ठीक है। अब शांगला से फजले हादी। पिछले कई प्रोग्रामों में आपने पाकिस्तानी मैशियत के लिए बहुत बुरा आकस दिखाया था, लेकिन अभी सिटी साहब हमने अपनी तवक्कुआत को CPEC के प्रोजेक्ट्स के साथ लगा दिए हैं, जिसका फर्स्ट फेज मुकम्मल हो चुका है और सेकंड फेज पे अभी काम जारी है, और फिर इसके बाद थर्ड फेज होगा। और खास तौर पर इस प्रोजेक्ट को तो इकोनॉमिक गेम चेंजर कहा गया है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल जोन शामिल है, जिसमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेगी, और फिर उसके बाद चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी, और हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर चाइनीज लेबल्स लगेंगे, और इस तरह हमारे एक्सपोर्ट में तेजी आएगी। अब यहाँ पे सबसे अहम सवाल यही है कि क्या सिटी साहब आपको पाकिस्तानी मैशियत के लिए कुछ अच्छे दिन भी नजर आते हैं CPEC के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के बाद? देखिए, पाकिस्तान की मैशियत जो है वो संभल गई है। पहले ऐसे डाइव मार रही थी, इस हाइब्रिड गवर्नमेंट ने उसको रोक लिया डाइव को, और अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जहाज़ नहीं टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाता, तो ये रेविंग अप हो रही है थोड़ी स्पीड लेने के लिए। IMF भी ये कहती है कि जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा दूर हो गया, कुछ सख्तियाँ करनी पड़ी हैं, टाइट करनी पड़ी हैं बेल्ट्स, मगर ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। आपका करंट अकाउंट जो है वो भी पॉजिटिव हो गया है, इंपोर्ट्स गिर गई हैं, एक्सपोर्ट्स ठीक हैं, बढ़ सकती हैं मगर बड़ी नहीं, मगर इंपोर्ट्स गिर गई हैं। डिवैल्यूएशन हो रही थी वो रुक गई है, बहुत महंगाई हो रही थी वो रुक गई है। अभी तो कह रहे हैं कि महंगाई का 2% से भी ऊपर नहीं है इस वक्त। तो इंडिकेटर्स तो अच्छे हैं। और पहले ये था कि जी 1% ग्रोथ होगी, फिर ये था कि 2% होगी, अब हमें कहा जा रहा है कि 3% इस साल 3%, 2.5% होगी, अगले साल 3.5% पे भी चली जाएगी। तो आहिस्ता 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 थिंग्स आर गेटिंग राइट। मगर इसका ये मतलब नहीं खुशहाली आ रही है, वो अभी नहीं आनी। अगर ये ख्याल है आपका कि रातों रात इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी, टैक्सेस कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। अलबत्ता ये है कि कतरा कतरा दर समुंदर। मगर अगर हिंदुस्तान के साथ ये टेंशन रही, जो कि हिंदुस्तान की कोशिश है कि अब ये सारा वक्त ये टेंशन रहे, उनका ये ख्याल है कि अगर ये टेंशन रहेगी किसी वक्त जंग छिड़ सकती है, तो पाकिस्तान को अपनी डिफेंस अलर्टनेस और सिक्योरिटी के ऊपर और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इंडिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है, वो संभाल लेंगे, वो 2, 3, 4, 5 अरब डॉलर जो है और डिफेंस को दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए प्रॉब्लम, और अभी ऑलरेडी मिलिट्री हैज़ आस्क्ड फॉर एन इंक्रीज़। वो कहते हैं कि हमारे डिफेंस बजट के लिए पैसे अगले बजट में दें हमें। ज़ाहिर है पैसे खर्च हो गए ना अब इसके बावजूद कि चाइना आपको उधार पे दे रहा है बहुत कुछ, हथियार भी दे रहा है, सब कुछ, मगर एट द सेम टाइम आई थिंक अब टाइट तो करना पड़ेगा। आज की खबर थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ पैसे काट लिए हैं प्रोविंसेस के नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के। वो कह रहे हैं कि आपने ये पैसे दे रहे थे, ये पैसे दे रहे थे, आपने दिए नहीं, हमने आपके पहले ही पैसे ही काट लिए जो हमने आपको देने, उसमें से हमने काट लिए।
और अब प्रोविंसेस के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि आप मेहरबानी करें, पैसे जितने पहले मिलते थे नहीं मिलेंगे, हमने डिफेंस को देने हैं, या फिर टैक्सेस और बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि ऑलरेडी लोग रो रहे हैं इसके ऊपर। और तो मैं समझता हूँ कि बेल्ट टाइटनिंग का फिर वक्त आ गया है, और हो सकता है कि ग्रोथ जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। उसकी वजह यह है कि डेवलपमेंट जो है, जो एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट के लिए होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिफेंस के लिए जाना पड़ेगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्रोडक्टिव होता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर अनप्रोडक्टिव होता है, इट्स लाइक कंजप्शन। तो वील हैव टू गिव अनदर बिलियन आई थिंक टू द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। और अब तो इस पर कोई शक ही नहीं है ना कि यू नीड टू डू दैट। जो दुश्मन है वो तो कह रहा है कि मैं तो किसी वक्त चढ़ाई कर सकता हूँ, एंड उसकी तैयारी कर रहा है वो। सो आई थिंक इकॉनमी स्टेबल हो गई है, अब चढ़ने लगी थी तो ये इशू इंडिया के साथ खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से अब फिर स्टॉलिंग हो जाएगी, और अब रिसोर्सेज जो है डिफेंस में देने पड़ेंगे। और थ्रेट ऑफ वॉर जो है उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा अगर यही फिक्र होगा कि जी किसी वक्त भी इंडिया के साथ जंग हो सकती है। आपने देखा कोविड के ज़माने में अच्छे खासी चीज़ें बंद हो गई थी। अभी मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो भी आपको तंग करती है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बिल्कुल सरफेस पे है। जैसे वॉर का थ्रेट सरफेस पे है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी सरफेस है। अभी आपने देखा क्या हुआ, ये पानी पर सिंध के अंदर सिंधी नेशनलिस्ट ने सड़कें बंद कर दी थी, और क्या हुआ, जितनी भी एक्सपोर्ट्स पंजाब से जा रही थी, कंटेनर जा रहे थे, वो 7 दिन के लिए रुक गए। और इस पिछले ये जो महीना गुजरा है, इसमें जो एक्सपोर्ट्स होनी थी वो सारी अब पोस्टपोन हो गई टू नेक्स्ट मंथ। एंड सो दिस मेक्स अ बिग डिफरेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसी तरीके के साथ थ्रेट ऑफ वॉर। तो अभी आप जो जिस पानी में आप तैर रहे हैं ना, वो काफ़ी वहाँ गड़बड़ है, वहाँ पानी ऊपर नीचे इधर उधर चल रहा है। अभी वो थंडर स्टॉर्म नहीं आई, मगर वो आ सकती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी can create problems, and threat of war can actually translate into war, can create problems. इन पानियों में काफ़ी मद्दोजर है। आई सो विश के नबील साहब का इससे जुड़ा हुआ सवाल था अमेरिका से, वो हम शामिल कर पाते, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया है। लियाकत अली मेकन साहब विलायत कोयटा से, ज़ुबैर यूनुस मुल्तान से, आपके सवालों का बहुत शुक्रिया।